हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय विशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कुछ आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में और वैकेंसी को कैसे क्रैक करना है। कुछ एक्सपीरियंस जो मेरा था मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी गाइड या कौन सी कॉम्पिटिटिव बुक्स जो हैं वो पढ़ी जाएँ, किस तरीके से पढ़ा जाए, वैकेंसी आने वाली कौन सी वैकेंसी हैं, कितने नंबर में वैकेंसी आने वाली है और कहाँ कहाँ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बात काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आए कि कुछ ये पूछा जा रहा था जब बार बार कि वैकेंसी जो हैं वो आने वाली हैं कि नहीं आने वाली, क्योंकि इस क्राइसिस में कोरोना काल में काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि वैकेंसी जो है वो नहीं आ रही हैं। तो फिलहाल पहले बात करते हैं अपन सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की, दिल्ली एम्स की। दिल्ली एम्स के अंदर बहुत जल्द जो है वो वैकेंसी आने वाली हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि दिल्ली एम्स के मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो थे, नर्सिंग ऑफिसर जो थे, ट्रांसफ़र होके कुछ लोग 2000 की जो वैकेंसी थी उसमें जोधपुर आ गए। कुछ लोग यहाँ भोपाल भी ज्वाइन किया है। कुछ लोगों ने उनको वहीं ट्रांसफ़र करके एनसीआई झज्जर जो एम्स था वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उनको रिक्रूटमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द अपने को दिल्ली एम्स की वैकेंसियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आप इस चीज़ को लेके एकदम निश्चिंत रहिए। इसके अलावा बात करें अदर वैकेंसीज़ की, SGPGI जो है उसके अंदर लखनऊ के अंदर भी अभी वैकेंसियाँ जो हैं वो आई हैं, फॉर्म जो है चालू होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपन CRPF की, तो ऑनलाइन फॉर्म जो है उनके भी चालू हो चुके हैं और CRPF के अंदर भी सब इंस्पेक्टर की स्टाफ नर्स की वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर CHO है, छोटी मोटी वैकेंसियाँ जो हैं वो कंटिन्यूसली आ रही हैं। नंबर्स हालांकि कम है बट उनकी लेकिन है कि जो वैकेंसी जो आ रही हैं वो मोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज की तरफ अपने को जो है फोकस नहीं होना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि मीन्स जो 80-20 का रेशियो जो है उसका क्या होगा। 80-20 का रेशियो जो आया है वो मेल नर्सेस के साथ साफ साफ एक डिस्क्रिमिनेशन है, पूर्णतः भेदभाव है, पूर्णतः गलत है। कंटिन्यूसली जो नर्सेस यूनियन है उनके द्वारा इसका कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और जल्द ही आने वाले टाइम में ये बंद भी हो जाएगा। हालांकि सब एम्स, ये सब इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनमें ये लागू भी नहीं हुआ। कुछ एक इंस्टीट्यूट है, एक दो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एग्जाम करवाई है, पटना एम्स हो या नागपुर एम्स हो, बट सब जगह ये लागू नहीं हुआ है और बहुत जल्द ये कंडीशन जो है बंद कर दी जाएगी। बट अगर अपन इसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहे कि 80-20 का रेशियो जब तक नहीं हटेगा तब तक अपन स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक 80-20 का रेशियो ना हटे तब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे। तो करना क्या है कि स्टडी जो है वो कंटिन्यूसली रखनी है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटलिटी से थोड़े वीक हो चुके हैं। वीक होने के पीछे रीज़न कि फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, कोरोना काल क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 महीने बाद दिल्ली एम्स आज ही अपलोड करता है कि वैकेंसी आने वाली, कि 1 महीने में अपन प्रिपेयर कर लेंगे। अगर अपनी प्रिपरेशन जो है वो छूट गई तो क्या 1 महीने में अपन तैयारी कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है, 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। इस कंडीशन में वो लोग बाजी मार जाते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूटी रखी। मैं नहीं कह रहा कि 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो। मेरे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 दिन अपन पढ़े ही नहीं, एक दिन अपन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 7-8 दिन तक अपन पढ़े ही नहीं। कहने का मतलब चाहे डेली 2 घंटे प्रिपरेशन करो बट कंटिन्यूटी रहनी ज़रूरी है। ये सबसे मस्ट चीज़ जो है कि हार्ड वर्क के अंदर कंटिन्यूटी रहनी ज़रूरी है। अगर अपन कोई भी ब्रेक बीच में देते हैं तो अपना शेड्यूल जो है वो ख़राब होता है, कुछ कंसेप्ट जो है वो भी मिस हो जाते हैं, एक शेड्यूल बना हुआ जो है वो बीच में टूट जाता है। तो कंटिन्यूटी नेसेसरी है। इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। वैकेंसियाँ आएंगी आएंगी और 100% आएंगी। सेकेंड वन थिंग है, कुछ लोग डीमोटिवेट इस तरीके से हो जाते हैं, काफ़ी वैकेंसीज जो है एग्ज़ाम दे दी, कभी 1 नंबर से रह रहे हैं, कभी 8 नंबर से रह रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके वो निराश हो जाते हैं। जो लोग 1 नंबर से 8 नंबर से रह रहे हैं उनको तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को भी पॉजिटिव में लेकर जाए कि हो सकता है कि किसी अच्छी जगह सिलेक्शन लिखा हो, भगवान ने कुछ अच्छा चाहा हो, दूर सिलेक्शन नहीं हो रहा, हो सकता है कि कहीं नज़दीक लिखा हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लिखा हो, इसलिए हो सकता है कि ऊपर वाला दूर सिलेक्शन नहीं करवा रहा है। इसलिए इस चीज़ को भी अपन पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। अगर अपन मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं
और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत अपने से अपना सिलेक्शन नहीं छीन सकती। कुछ लोग लक के भरोसे भी बैठे होते हैं कि लक जो है वो ख़राब है। मानते हैं कि लक का कुछ परसेंटेज हिस्सा जो है अपनी किस्मत के ऊपर या लाइफ के अंदर रहता है, बट मेहनत जो है उसकी डोमिनेंसी जो है वो ज़्यादा रहती है। इसलिए कंटिन्यूसली मेहनत करना ही अपना फ़र्ज़ है और सिर्फ मेहनत ही अपने हाथ में है। इसलिए हार्ड वर्क तो कंटिन्यूस करने ही करना है। इस चीज़ को लेके नेगेटिव कभी नहीं होना है कि वैकेंसी नहीं आएंगी या 80-20 का रेशियो है या एक एक आदत नंबर से इतनी एग्ज़ाम दे दिए हैं, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा। ऐसी चीज़ों को लेकर तो कतई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग में कंपटीशन आज के दिन भी टफ नहीं है। दूसरी एग्ज़ाम में जाकर देखो आप कितना कितना कम टफ कंपटीशन जो है होता जा रहा है। 10-10, 15-15 लाख लोग जो हैं वो एक साथ एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अपना कंपटीशन इस डिपार्टमेंट में, अपने प्रोफेशन में कंपटीशन जो उतना नहीं है। सेकंड बात, क्वेश्चन कुछ लोगों ने ये पूछा कि कौन सी गाइड जो है वो पढ़ी जाए, कौन सी गाइड जो है वो सुटेबल है। तो गाइड के पर्पज़ से अगर बता दिया जाए तो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व करने में ध्यान देते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, बट उससे पहले जो चीज़ मस्ट है, जो नीडेड है, वो है थ्योरी। आदमी का हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी गाइड, कैसे भी कॉम्पिटिटिव जो गाइड है इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, बट नेसेसरी है कि उससे पहले आपकी थ्योरी, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। गाइड की प्रेफरेंस में अगर सबसे पहले थ्योरी या कंसेप्ट क्लियर की बात करी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गाइड आज तक जो नर्सिंग की बनी है वो NCLEX है। उससे बेस्ट गाइड जो है वो कोई नहीं है। इसके अलावा बात करें कि कौन सी बुक प्रीफर करें। अपना दिमाग बार बार हर बुक की तरफ डाइवर्ट होता है। अपन 10 लोगों से बात करते हैं, 10 लोग अपने को 10 प्रकार के एडवाइस देते हैं कि ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। हर एक बुक से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बट जो भी बुक पढ़ रहे हो, एक बुक उठाई है, ईमानदारी से उसको ऐसा रट दो, उसके हर एक कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर दो कि उस बुक में से तो अगला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको अटका नहीं सकता, चाहे कितना भी घुमा के पूछ ले, फिर दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। बट अपन करते हैं एक की सुनी गाइड उठाई, 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, उसने बोला कि गाइड अच्छी नहीं है, अपन फिर से अपना दिमाग डाइवर्ट हुआ, ये गाइड अच्छी है, उसको उठाया। जिसको भी उठाया है उसको पढ़ दो, उस गाइड से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, ये बात डैम श्योर है। बात करें अपन की पढ़ना कैसा है, तरीका कैसा होना चाहिए, तो जब भी अपन थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मेरा तरीका जो था, या मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, से मैंने स्टडी करी है कि आपको एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 100 तक। फॉर एग्जाम्पल 100 काउंटिंग कर लिया आपने, उसके बाद आपने 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन जो है वही सिर्फ आपके आगे, आंसर आपकी आंखों के आगे नहीं है। आपने करेक्ट किया कि पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरे का आंसर सी है, चौथे का आंसर डी है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते चले गए। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल की बात करें कि 4 क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं और 4 क्वेश्चन में आपने ऑप्शन कंटिन्यूसली चूज़ किए कि ए है, बी है और सी है और डी है। अब आप जब भी क्वेश्चन पूरे सोल्व कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो, 100 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमेशा टाइम जरूर देखना कि कितना टाइम मेरे को लगा पहले क्वेश्चन से लेके 100वें क्वेश्चन तक, क्योंकि इस चीज़ में जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो अपन सबसे पहले अगर किसी एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो कमी आती है वो टाइम मैनेजमेंट की आती है। अपन जो भी 200 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो 2 या 3 घंटे के अंदर कवर नहीं कर पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। काफ़ी बच्चों की तो प्रॉब्लम ये होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रायर प्रिपेयर होकर जाओ कि टाइम मैनेजमेंट में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। उसके बाद आप जैसे जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, स्पीड उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आपकी कंटिन्यूसली होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन जो सोल्व किया, आपको पता लगा कि पहला क्वेश्चन था ए ऑप्शन सही है, आपने जब भी मैच किया, बी आपको पता लगा कि सही है, सी आपको पता लगा कि तीसरे के अंदर सी नहीं आएगा, तीसरे का आंसर भी ए है, और आपने क्या सोचा कि हाँ ए है, और ए ने का ऑप्शन आपने पढ़ा और एक का ऑप्शन पढ़ के आप आगे वाले क्वेश्चन पर चले गए कि चौथे क्वेश्चन का आंसर डी है। अब आप जब भी एग्ज़ाम में जाओगे और ये तीसरा क्वेश्चन आएगा, आप यकीनन उसको फिर से गलत करोगे। रीज़न क्या है
कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या लगा, आपने सी क्यों चूज़ किया, सी के खिलाफ कंसेप्ट क्या था, क्योंकि दिमाग में कंसेप्ट गलत बैठा है। उस कंसेप्ट को वहाँ से हटाओ, उसको रिप्लेस करो, और रिप्लेस किसके द्वारा करो, जो सही कंसेप्ट था। ये क्यों आया, ए के पीछे क्या रीज़न था, मैंने क्या सोचा, आना क्या चाहिए था। अदरवाइज़ अगर ऐसा कंसेप्ट अगर आप रिप्लेस नहीं करोगे तो जब भी मेन एग्जाम में जाओगे वही कंसेप्ट काम करेगा और सी को टिक कर दोगे। वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा से चेक करें, दोबारा से डाउट क्लियर हो या वो वाली मेमोरी जो है वो याद आ जाए, ऐसा इतना टाइम नहीं होता, इतना माइंड जो है वो वहाँ काम नहीं करता। इसलिए जो नेगेटिव कंसेप्ट हैं या नेगेटिव मीन्स जो गलत कंसेप्ट हैं जो आपने सीखे हैं, बार बार मिस्टेक करके सीखे हैं, क्योंकि जब भी कोई अच्छा टाइम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ख़राब एक्सपीरियंस से आता है। इट मीन्स अगर आप कोई अच्छे कंसेप्ट जो हैं वो सीख रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बार बार मिस्टेक करके बार बार ख़राब कंसेप्ट जो हो दिमाग में ला के ही कोई अच्छा कंसेप्ट जो है बनाया जा सकता है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नेगेटिव या जो गलत कंसेप्ट हैं वो दिमाग से रिप्लेस होंगे अच्छे कंसेप्ट के द्वारा। तो जो कंसेप्ट जो राइट कंसेप्ट हैं वो आपको दिमाग में रखने की इसका आंसर ये आया था, मैंने ये सोचा था, ये क्यों सोचा था, ये गलत था, इसको रिप्लेस किया है, इसकी जगह ये आया है तो ये सही आएगा। ऐसे जो है क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने और इसके दौरान टाइम मैनेजमेंट तो नेसेसरी है, ये बात तो दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन सोल्व किए टाइम को भूल गए, फिर 10 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर 20 किए। पहले जब भी बैठें फ्री होकर बैठें, टारगेट करके बैठें, गोल बना के बैठें कि इतने घंटे में, इतनी टाइम मिनट में मेरे को इतने क्वेश्चन जो है वो तो सोल्व करने ही करने हैं। इसके अलावा बात करें कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन कैसे चूज़ करें। देखो माइनस मार्किंग से अगर बचने का तरीका अगर मैं बात कर रहा हूँ कि माइनस मार्किंग से बचना है तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली है पढ़ना है, रिलैक्स होकर, कभी घबराना नहीं है, एंजाइटी से हमेशा फ्री रहना है। मानता हूँ कि एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, जब भी कोई सिलेक्शन एक बार भी नहीं होता है, बार बार अपना एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, कई बार फैमिली कंडीशन ऐसे नहीं होती है कि वो अपन बार बार ये चीज़ें दिमाग में आती है मीन्स। तो जब भी ऐसी नेगेटिव दिमाग में आए तो कम से कम कोशिश करें, दिमाग को डाइवर्ट करें, कंसंट्रेट करें कंप्यूटर के ऊपर, ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कि इन नेगेटिव चीज़ों का थॉट जो है वो मन में कम से कम आए। इसके बाद अपने को फोकस करना है कि केयरफुली क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, केयरफुली क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन पढ़ने, चारों ऑप्शन केयरफुली पढ़ने, क्या पूछ रहा है, क्या अपने को आंसर देना है। क्योंकि कई बार वर्ड ऐसे होते हैं, कहीं एक्सेप्ट लगा होता है, कहीं नोट लगा होता है, कहीं मोस्ट कॉमन लगा होता है, कहीं लीस्ट कॉमन लगा होता है, अपन उन वर्ड्स को छोड़ देते हैं। अपन ने सिर्फ लिस्ट कॉमन लिखा, अपन कॉमन दिमाग में रहता है, मोस्ट कॉमन लिखा तो भी कॉमन दिमाग में रहता है। तो ये एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इट मीन्स अपने को केयरफुली चारों के चारों ऑप्शन जो हैं पढ़ने हैं। अगर चारों ऑप्शन कभी ज़िंदगी में सुने ही नहीं हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, यकीनन वो क्वेश्चन गलत होगा। अगर उसमें से अपन 2 ऑप्शन चूज़ कर पाते हैं कि 2 ऑप्शन ये हो सकते हैं, ए और बी में से कोई हो सकता है, सी और डी तो कन्फर्म है नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन कई बार चूज़ अगर अपन माइंड कंफ्लिक्ट आ रहा है, डाइवर्ट हो रहा है बार बार, तो यकीनन साइकोलॉजिकल फंडा ये है कि जो अपना दिमाग सबसे पहले जिस ऑप्शन पे क्लिक करता है 99.99% जो है वो आंसर सही होता है। इसलिए कई बार कुछ साइकोलॉजिकल गेम जो हैं वो भी क्या होते हैं, अपने को क्वेश्चन जो है वो सही करवा देते हैं। बट इस साइकोलॉजिकल चक्कर में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली लगे ही लगे हैं और क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी के बेसिस पे करते जा रहे हैं, उससे भी क्या है कि माइनस मार्किंग जो है वो बढ़ जाती है। तो कम से कम हो कि माइनस मार्किंग अपनी कम से कम हो, क्योंकि इसके दौरान जो अपनी अच्छी प्रिपरेशन थी, जो क्वेश्चन अपने अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, वो भी उस माइनस मार्किंग की वजह से क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो माइनस मार्किंग से भी अपने को क्या करना है, बचना है। तब यही वीडियो था कि स्टार्टिंग से लेके मैं यही बता रहा हूँ कि जो वैकेंसीज़ के बारे में बताया, आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, या कैसे तरीका जो है पढ़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस था पीछे की 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस का, जब से मैंने तैयारी करी कि कैसे कैसे आपको करनी है, वही एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लेके कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके दिमाग में आएगी। कंटिन्यूसली हार्ड वर्क है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क अपने को करना है। कभी उस उम्मीद पे तो बिल्कुल नहीं बैठना है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज आएंगी और आएंगी। जिन्होंने हथियार डाल दिए वो हर ये मैदानी जंग जो है वो हार गए। जिनके हाथ में हथियार हैं, कंटिन्यूसली जो लड़ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको जीतने से नहीं रोक सकती। अदरवाइज़ तो अगर मेहनत से
हथियार डाल दिए तो वही प्राइवेट जॉब 10-12 हज़ार रुपये की जब वो तैयार है, जो आज कर लो चाहे कल कर लो, अगर वही करनी थी तो हथियार उठाए क्यों थे। इसलिए कंटिन्यूसली जो है मेहनत तो अपने को करते रहना है। वैकेंसीज आएंगी, सिलेक्शन होगा और होगा होगा। अगर मेहनत ईमानदारी से करते रहे तो ऊपर वाले को भी मजबूर होकर अपने को ये कामयाबी तो देनी ही पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो एक थोड़ा सा मोटिवेशन या मेरे जो एक्सपीरियंस जो शेयर किए थे आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।